हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप दृष्टि में पढ़ा। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर, भूगोल विषय पर जो यूजीसी नेट है उस पर एक सेशंस लाइए। तो आज हम उस सेशंस को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे। लगभग ये वीडियो बड़ी होगी, लेकिन इसमें पूरी जियोमॉर्फोलॉजी के जो बेसिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जहां से लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे परीक्षा में। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, जिससे क्विक रिविजन्स आपका हो सके। तो चलिए बिना लेट किए आज के इस सेशंस की शुरुआत करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है और इसकी कितनी टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना होता है, और एनटीए जो परीक्षा कंडक्ट कराती है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। इन्हीं बिंदुओं पर आज हमें बात करनी है, इसके लिए हम उपस्थित हुए हैं। शुरुआत करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान यानी भू आकृति। भू का अर्थ है पृथ्वी और आकृति उसका चित्र एक किस तरह से है, यानी वो चित्र जो पृथ्वी का चित्र हमें देखने पर दिखाई देता है वो कैसा है। अर्थात पृथ्वी के तल पर जो ऊपर ये सतह है, सतह पर जितने भी उच्चवच हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, घाटी हो, झील हो, झरने हो, नदियां हो, इन सब का अध्ययन हम इस जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। तो हम कह सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी की एक बेसिक डिफिनेशंस की बात करें तो इसे हम कह सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले उच्चवच्चों का अध्ययन किया जाता है तथा महासागर स्थल रूपों को भी इसमें शामिल किया जाता है। दो बातें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो उच्चवच पाए जाते हैं, और दूसरा पृथ्वी के जो जलीय भाग हैं। जैसे जलीय भाग क्या है, महासागर। महासागर को अगर हम सागर को निकाल दें, यानी जल को वहां से निकाल दें, तो उसका भी किसी स्थल भाग पर हमें देखने को मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं, जिस प्रकार से धरातल के स्थल भाग पर घाटियां पाई जाती हैं, ऊंचे ऊंचे टीले, पर्वत, पठार पाए जाते हैं, ठीक इसी तरह से महासागरों के अंदर भी स्थल रूप हमें दिखाई देते हैं। यानी उच्चवच हमें महासागरों के अंदर भी हमें उच्चवच देखने को मिलते हैं। तो इन सब दोनों चीजों का अध्ययन, एक तो हम स्थल उच्चवच और दूसरा सागर के जो उच्चवच हैं, इन दोनों का अध्ययन हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, जियो का अर्थ समझते हैं, मॉर्फोलॉजी इसका बेसिक टर्म समझते हैं। सबसे पहले जियो अर्थात पृथ्वी, और मॉर्फोलॉजी अर्थात वर्णन, लॉजी अर्थात डिस्कस। किसका, जियो एक शब्द हो गया, मॉर्फो और एक लॉजी, इन तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी। तो तीन शब्द कौन कौन से हैं। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और मॉर्फ का अर्थ होता है क्या, रूप। इसका रूप कैसा है, और लॉजी जिसके सामने लगती है तो उसका अर्थ होता है वर्णन। यानी पृथ्वी के रूप का वर्णन, पृथ्वी कैसे हमें दिखाई देती है, कहीं उथली है, कहीं पर घाटियां हैं, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं पर समतल मैदान हैं। तो इन सब का अध्ययन ही, पृथ्वी के रूप का अध्ययन ही, वर्णन ही करना जियोमॉर्फोलॉजी विज्ञान की विशेषता कही जाती है। आइए आगे चर्चा करते हैं, इसके धीरे धीरे एक एक पहलू पर बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी पर जो उच्चवच पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पृथ्वी पर तीन प्रकार के उच्चवच देखने को मिलते हैं। कितने,
तीन प्रकार के उच्चावच देखने को मिलते हैं। पहला उच्चावच क्या होता है? पहले उच्चावच को हम प्रथम श्रेणी का उच्चावच कहते हैं। क्या? प्रथम श्रेणी का उच्चावच। और दूसरे में हम द्वितीय श्रेणी का उच्चावच और तीसरे में तृतीय श्रेणी के उच्चावच को हम रखते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं उनमें महाद्वीप और महासागर के जो बेसिन भाग हैं उनको महाद्वीप और महासागर बेसिन भाग को हम किसको? महाद्वीप को और महाद्वीप और महासागर, सागर के याद रहे, सागर के बेसिन भाग की चर्चा हम जब करते हैं तो उसमें प्रथम उच्चावच के अंतर्गत ये दोनों चीजें आती हैं। फिर सेकेंडरी में बात करें द्वितीय उच्चावच में, तो द्वितीय उच्चावच में जो आते हैं पर्वत, पठार, क्या क्या? पर्वत, याद रखें, पर्वत, पठार, मैदान और झीलों का अध्ययन किया जाता है। पर्वत, पठार, मैदान और झीलों का अध्ययन द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में किया जाता है। याद रखें, आप लोग एक एक करके इसके नोट्स बनाते चलें जिससे आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना आए। तृतीय श्रेणी के उच्चावच की बात करें तो इसमें क्या आते हैं? सरिता और सागरीय जल। कौन? छोटे छोटे जो सागर हैं और नदियां जो हैं हमारी, यानी सरिता जिसे हम नदी कहते हैं, सरिता और सागरीय जल। सरिता, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन और हिमनद आदि से, किससे? सरिता से, सागरीय जल से और पवन से और भूमिगत जल से। सरिता, सागरीय जल, पवन, भूमिगत जल से निर्मित, याद रखें, निर्मित स्थलाकृतियां या उच्चावच। क्या? स्थलाकृतियां या उच्चावच। तो सागर से यानी नदी से, सरिता से या सागरी जल से, समुद्री जल से या पवन से या भूमिगत जल से जब कोई उच्चावच आकृति का निर्माण होता है तो उसे हम तृतीय उच्चावच के अंतर्गत रखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में 3 प्रकार के उच्चावचों का हम अध्ययन करते हैं। किसके? 3 प्रकार के उच्चावचों का अध्ययन करते हैं। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बन जाता है तो इसे याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इसकी कुछ संकल्पनाएं दी गई हैं और उन संकल्पनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसकी संकल्पनाएं क्या हैं? कुछ लोग इसे मानते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी को मानते हैं कि यह एक क्रमिक विकास होता है और यह संभव भी है। जैसे एक रूपतावाद संकल्पना आई, एक रूपतावाद संकल्पना की चर्चा करते हैं। एक रूपतावाद संकल्पना क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मेटेशन। तो यूनिफॉर्मिज्म जो होता है एक रूपतावाद, और एक रूपतावाद किसने दिया था? ये संकल्पना जेम्स हटन की है। याद रखें, जेम्स हटन, यह संकल्पना जेम्स हटन की है। और इन्होंने कहा, क्या कहा? एक रूपतावाद की संकल्पना जेम्स हटन की है। और इन्होंने कई सारी संकल्पनाएं दी। इन्होंने बताया वर्तमान क्या है, जिस वर्तमान को हम देख रहे हैं यह क्या है? भूत की कुंजी है। क्या है? वर्तमान भूत की कुंजी है। इन्होंने यह संकल्पना भी दी, ये कॉन्सेप्ट बताया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। इन्होंने यह भी बताया ना तो आदि का पता है और ना अंत का भविष्य। क्या कहा? ना आदि का पता है और ना आदि का पता है और ना अंत का भविष्य, और ना अंत का भविष्य। यानी कहने का तात्पर्य इनका यह है कि
ना हमें आज के बारे में पता है, ना हम आज के विषय में जान सकते हैं कि कौन सी घटनाएं घट जाएंगी, ना हम इसके अंत के विषय में जान सकते हैं कि इसका भविष्य में अंत कब होगा। दोनों बातें हम नहीं जान सकते हैं। ये इनकी संकल्पनाएं है, और भी बहुत सारी संकल्पनाएं हैं। भूगर्भिक प्रक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। ये दो कोटेशन याद रखना। जेम्स हेटन्स की जो एक रूपतावाद संकल्पना है, इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक रूपतावाद का क्या मतलब है कि ये जो चीजें हैं हमेशा इनमें परिवर्तन होगा, लेकिन पुनः ये एक अपने जिस फॉर्म में होंगी उसी फॉर्मेट में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई पर्वत आज यहाँ है, कोई पर्वत यहाँ है, धीरे धीरे इसका अपर्दन होके किसी सागरीय स्थल के खंड पर क्या होगा, जमा होगा, पुनः इसका निर्माण हो जाएगा, तो पर्वत पुनः वहां पर्वत का निर्माण हो जाएगा। बस प्रक्रियाएं उसकी चेंज हो जाएंगी। एक रूपतावाद में बस बेसिक बातें करेंगे सिर्फ आज के इस वीडियो में। बाकी विस्तार से इनके विषय में अलग अलग लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कुछ पुस्तकें हैं, कुछ कंक्लूजन है, उनको सिर्फ चर्चा करते हैं, देखते हैं। चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक आई थी, कौन सी पुस्तक थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जातियों की उत्पत्ति, यानी जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताया था। किसने? डार्विन। डार्विन की एक संकल्पना कौन सी है, कौन सी पुस्तक है उनका? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो यह पुस्तक आई। जीवन की उत्पत्ति, क्या ऐसे कह सकते हैं? जीवन की उत्पत्ति। स्पीसीज का अर्थ होता है जाति, लेकिन यहाँ जीवन की उत्पत्ति की जो संकल्पना है ये चार्ल्स डार्विन की है, और बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। फिर एक पुस्तक के लेखक हैं जिनका नाम है लियल, और इनके पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। क्या? द प्रिंसिपल, क्या? प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक लियोल की है, याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट एक और पुस्तक इनकी है, क्या है? द जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द एंटीक्विटी ऑफ द मैन। क्या है इनकी पुस्तक का नाम? नेक्स्ट क्या है? द जियोलॉजिकल एविडेंस the logical evidence of the antiquity of man। क्या? antiquity of man। तो ये पुस्तक भी किसकी है? लियोल महोदय की है, तो याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट कुछ संकल्पनाएं हैं, उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं कि वहां से क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। जैसे पेडिप्लेनेशन। क्या? पेडिप्लेनेशन सिद्धांत किसने दिया? देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बाकी आगे चर्चा करेंगे। अभी पेडिप्लेनेशन किसकी संकल्पना है? पेडिप्लेनेशन। तो यह संकल्पना एलसी किंग की है। किसकी? एलसी किंग की है। फिर नेक्स्ट है, क्या है? डीप वीथिंग्स थ्योरी। डीप वीथिंग्स थ्योरी किसकी है? डीपिंग विथ थ्योरी डीएल लिटन की। किसकी? डीएल लिटन की। और यह संकल्पना इन्होंने कब दी? यह सिद्धांत इनका कब था दिया गया? यह भी कभी कभी एग्जाम में आता है, तो यह भी लिख लें।
1958 में, सॉरी 1955 में। कब? 1955 में। और जो पेडिप्लेनेशन संकल्पना है, यह संकल्पना 1958 में आई थी, 1958 में। याद रखें, दोनों लिख लें। फिर नेक्स्ट है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पेडिप्लेनेशन को पेडिप्लेनेशन कहते हैं हिंदी में। और डीप वेदरिंग्स, जो डीप वेदरिंग्स थ्योरी है, इसे कहते हैं अध अपक्षय सिद्धांत। क्या कहते हैं? अध अपक्षय सिद्धांत। याद रखें, हिंदी में भी डीप वेदरिंग थ्योरी। क्या? डीप वेदरिंग थ्योरी। नेक्स्ट है परहिमानी सिद्धांत। परहिमानी सिद्धांत, परहिमानी सिद्धांत। और परहिमानी सिद्धांत किसने दिया था? पामर एवं नेल्सन ने। किसने? पामर और नेल्सन ने दिया था। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री ग्लेशियल थ्योरी। प्री ग्लेशियर थ्योरी। कब दी गई थी? यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह संकल्पना 1962 में दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, बाढ़ का मैदान किससे निर्मित होता है? पूछा जाता है, बाढ़ का मैदान किससे निर्मित होता है? जानेंगे बाढ़ का मैदान किससे निर्मित होता है। तो बाढ़ का मैदान बाढ़ में निक्षेप से निर्मित होता है। बाढ़ का मैदान यानी नदियों का पानी जब जाता है तो उसके साथ बहुत सारे अवसाद ले जाता है और वो निक्षेपित कर देता है। निक्षेप यानी जमा हो जाता है, जिससे इसका निर्माण होता है। ऐसे बहुत सारे हैं मैदान, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। तो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने 3 प्रकार के उच्चावच को देखा था। 3 प्रकार के उच्चावच को देखने के बाद अब एक एक करेंगे। स्थल रूपों का प्रारंभिक अध्ययन जो सबसे पहले किया, किसने प्रारंभ किया था स्थल रूपों का अध्ययन? कौन, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसमें ग्रीस, याद रखें, ग्रीस, यूनान तथा मिस्र ने। किसने? तथा मिस्र ने इसकी शुरुआत 500 ईसा पूर्व, कब? 500 ईसा पूर्व में प्रारंभ कर दी थी। 500 ईसा पूर्व में ही इसका अध्ययन शुरू कर दिया था। जो हमारे पास स्थल रूप बन रहे हैं, प्रारंभिक स्थल रूपों का अध्ययन तभी से शुरू हो गया था। अब इसमें जो संकल्पनाएं के विषय में हम बात कर रहे थे, उनकी संकल्पनाएं देखेंगे और आगे फिर वीडियो को और चर्चा करेंगे। भू आकृति विज्ञान के कुछ मौलिक संकल्पनाएं हैं। क्या हैं? कुछ मौलिक संकल्पनाएं नोट करते चलें। मौलिक संकल्पनाओं में एक एक करके देखेंगे। जैसे प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, प्रोफेसर थॉर्नथ्वेट की एक पुस्तक है। किसकी? प्रोफेसर थॉर्नथ्वेट ने प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में इनका वर्णन किया था। याद रखें, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी किसकी है? तो यह है थॉर्नथ्वेट की। और थॉर्नथ्वेट ने इस पुस्तक में सबसे पहले भू आकृति जो विज्ञान है, उसमें जो जिन उच्चावचों के विषय में हम बात कर रहे हैं, उनका अध्ययन किया था। फिर भूगर्भिक प्रक्रम में क्या है? भूगर्भिक प्रक्रम की बात की इन्होंने कहा। नेक्स्ट जो अध्ययन किया वो जेम्स हटन ने किया था। अभी हमने चर्चा किया जेम्स हटन। और जेम्स हटन ने भूगर्भिक प्रक्रम के विषय में बताया। और भूगर्भिक प्रक्रम में इन्होंने एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया। किसने दिया? एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था। जेम्स हटन ने एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया। और यह सिद्धांत कब दिया इन्होंने? यह सिद्धांत 1785 में
इनके द्वारा दिया गया है। कब? 1785 ईस्वी में यह सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया और इन्होंने बताया कि जो भूगर्भिक प्रक्रम हैं वर्तमान में जो हमें दिखाई दे रहे हैं वह क्या है? निरंतर क्रियाशील हैं, एक के बाद एक उसमें परिवर्तन आता रहता है। एक जैसे कोई प्रक्रम इस समय चल रहा है तो वह प्रक्रम इन्होंने बताया कि एक रूपता जो प्रक्रम है ना, जो काम करने वाली शक्तियां हैं, किसी भी स्थल रूप के निर्माण में जो शक्तियां काम कर रही हैं वो शक्तियां निरंतर कार्य कर रही हैं, जिससे स्थल रूपों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, इन्होंने बात कही कि इनकी निरंतरता तो चल रही है, क्रियाशीलता तो चल रही है, लेकिन उस क्रिया में इतनी कम गति है कि हम एक जीवन में उसके अनुभव नहीं कर पाते, यानी कई हजार साल में ये परिवर्तन देखे जाते हैं। ऐसा इनका मानना है कि कई हजार साल में ऐसा देखे जाते हैं। तो इस संकल्पना में इन्होंने इस चीज को बताया। फिर आगे चल के इसी संकल्पना को, इनके एक रूपतावाद संकल्पना को इन दो लोगों ने, कौन कौन से? जॉन फ्लेयर और सर चार्ल्स लायल ने। जॉन फ्लेयर, जानिए, जॉन फ्लेयर और सर, कौन? जॉन फ्लेयर और सर चार्ल्स लॉयल। सर चार्ल्स लॉयल ने इनकी एक रूपता की जो संकल्पना चल रही थी उस पर और अध्ययन करने का काम किया और इन्होंने जो क्रमिक विकास हो रहे थे उसके ऐतिहासिक स्थिति की जानकारी दी। इन्होंने उसके ऐतिहासिकता के विषय में बताया। फिर आगे भूवैज्ञानिक संरचना में इन्होंने बताया कि यह कैसी है, एक भूवैज्ञानिक संरचना है और भूवैज्ञानिक संरचना को कई लोगों ने डिफाइन किया। किसने डिफाइन किया? एक कोटेशंस है, उस कोटेशंस को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। आज उन्हीं टॉपिकों पर सिर्फ बात करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो भूवैज्ञानिक संरचना जो है उसमें एक संकल्पना है, क्या है? चट्टान चाहे आग्नेय हो, चट्टान चाहे आग्नेय हो या अवसादी, क्या हो? लिख लीजिए, चट्टान चाहे आग्नेय हो या अवसादी, चट्टान चाहे आग्नेय हो या अवसादी, एक और तो पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि प्रस्तुत करती है। चट्टान चाहे आग्नेय हो या अवसादी, एक और क्या करती है? एक और पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि प्रस्तुत करती है। एक और इतिहास की हस्तलिपि प्रस्तुत करती है तो दूसरी ओर समकालीन दृश्यावली के लिए आधार प्रस्तुत करती है। तो क्या? तो दूसरी ओर समकालीन मीन्स दूसरी ओर समकालीन दृश्यावली के लिए आधार प्रस्तुत करती है, इनका मानना है। और यह कोटेशन दिया किसने था? यही कोटेशन पोलरिज और मॉर्गन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? पोलरिज और मॉर्गन। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, नोट करते चले, इसे एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने कहा कि चट्टान चाहे आग्नेय हो या अवसादी, जैसे कि हमें पता है कि चट्टान तीन तरह के हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी चट्टानें? पहली चट्टानें जिसे प्राथमिक चट्टान हम कहते हैं वो प्राथमिक चट्टान आग्नेय होती है। दूसरी चट्टान को हम अवसादी चट्टान कहते हैं और तीसरी चट्टान को हम
मेटामॉर्फिक यानी जो चट्टानें होती हैं ये चट्टानें परिवर्तित होती हैं। कैसी चट्टानें होती हैं? परिवर्तित चट्टानें होती हैं, परिवर्तित। इन दोनों के द्वारा इनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो 3 प्रकार के मेटामॉर्फिक जो चट्टानें होती हैं, कौन सी? मेटामॉर्फिक। याद रखें ये 3 चट्टानें, एक इग्नेस, एक सेडिमेंट्री रॉक्स और एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये 3 प्रकार के जो रॉक्स होते हैं इनका इन्होंने कहा कि आग्नेय चाहे आग्नेय चट्टान हो या अवसादी चट्टान हो, एक और तो पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि प्रस्तुत करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी पर जो भी चीजें, जो भी घटनाएं घटती हैं, इन्हीं चट्टानों में कुछ परिवर्तन होता है, इसलिए वो घटनाएं घटती हैं। कहीं आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है तो कहीं अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, तो कहीं रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, जिसे हम मेटामॉर्फिक चट्टानें कहते हैं। तो ये चट्टानें होती हैं, इनका निर्माण होता है। तो दूसरी ओर उसी समय उसके समकालीन, जैसे वर्तमान में समकालीन दृश्यावलियां हमें देखने को मिलती हैं। मान लीजिए उन चट्टानों में कोई परिवर्तन हुआ, आग्नेय चट्टान टूट कर अवसादी चट्टान में गई, तो हमें एक दृश्यावली देखने को मिलेगी। जैसे कहीं समप्राय मैदान देखने को मिलेंगे तो कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को हमें मिलते हैं। तो ये दृश्यावली प्रस्तुत होती है। तो इनका मानना, किसका? पोलरिज और मॉर्गन का मानना है कि ऐसा भी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो संकल्पना है, नेक्स्ट जो संरचना है वो जटिल भू आकृति संरचना है। और जटिल भू आकृति संरचना क्या है? जटिल भू आकृत संरचना। यह क्या है? जटिल भू आकृत संरचना। हारवर्ग ने स्थलाकृतियों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। इस आधार पर इन्होंने, किसने? हारवर्ग, नाम याद रखें। हारवर्ग ने इस प्रकार से 5 प्रकार की आकृतियों का निर्माण इन्होंने बताया है कि 5 वर्गों में इस प्रकार के आकृतियों का निर्माण होता है। इन्होंने 5 वर्ग बताए। पहला क्या बताया? नोट करें, सरल स्थलाकृति। इन्होंने पहले बताया कि सरल स्थल रूप होते हैं, जो बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, सीधे जैसे नदी से बालू आया और प्राय मैदान बन गया, तो ये सरल रूप हो गया, सरल स्थल रूप, सरल स्थल रूप। दूसरा इन्होंने बताया कि मिश्रित स्थल रूप। क्या है? मिश्रित स्थल रूप। तीसरा इन्होंने बताया कि एक चक्रीय स्थल रूप होते हैं। क्या? एक चक्रीय, कोई एक प्रक्रम काम करता है, उसका चक्र बनता रहता है, वो एक चक्रीय स्थलारूप होते हैं। फिर इन्होंने बताया कि बहुचक्रीय स्थलारूप। क्या? बहुचक्रीय स्थल रूप, बहुचक्रीय स्थल रूप। पांचवा इन्होंने बताया कि अनावृत या पुनर्जीवित स्थल रूप। क्या? अनावृत या पुनर्जीवित स्थल रूप। तो इस तरह से हारवर्ग ने 5 तरह के स्थल रूपों का, 5 प्रकार के स्थलाकृतियों का विभाजन किया है। बात करते हैं कुछ और स्थलाकृतियां अलग अलग देखने को मिलती हैं अलग अलग जगह पर, उसके विषय में आगे भी चर्चा करेंगे। जब हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी विस्फोट तो हमें कुछ स्थल रूप धरातल के ऊपर देखने को मिलते हैं, कुछ स्थल रूप धरातल के नीचे बनते हैं। उन्हीं में से कुछ स्थल रूप, कुछ नाम है, कुछ जाने जाते हैं, उसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। जैसे देखते हैं, पूछा जाता है डेथ वैली कहाँ है, तो डेथ वैली पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? डेथ वैली। याद रखें, डेथ वैली कहाँ है? यह है अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। मृत सागर पूछा जाए, क्या? मृत सागर, तो मृत सागर कहाँ है? कोई पूछे तो मृत सागर कहाँ है, तो यह है एशिया में। कॉन्टिनेंटल के हिसाब से बता रहे हैं। रिफ्ट घाटियां हैं, कैसी हैं? ये जो स्थल रूप है, चाहे डेथ वैली हो या मृत सागर हो, ये रिफ्ट घाटियां हैं। कैसी घाटियां हैं, कैसे स्थल रूप हैं? रिफ्ट। रिफ्ट घाटियों का मतलब यह है कि पृथ्वी के जो
आगे पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो उसमें बात स्पष्ट हो जाएगी। तो जब मूवमेंट होता है दो भूखंडों में तो एक पार्ट धंस जाता है या बीच में जब गैप हो जाता है तो वहां से रिफ्ट होता है और उसमें जल भर गया है। तो इसलिए ड्रिफ्ट वैली का भी और मृत सागर दोनों रिफ्ट घाटियां हैं। असम में पूछा जाता है एक क्वेश्चन, चलिए वो भी बात कर लेते हैं इसी समय। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पूछा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कैसी घाटी से होकर बहती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे असम है, असम में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र पूछा जाता है यह कौन सी घाटी से होकर बहती है, तो कौन सी घाटी से होकर बहती है, ये रैंप घाटी होकर, कैसी, रैंप घाटी से होकर बहती है। तो याद रखें। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चलिए, इसी प्रकार से पूछा जाता है फ्यूजियामा क्या है। फ्यूजियामा जापान में है, कहाँ है, सबसे पहले ये पूछा जाता है। तो फ्यूजियामा क्या है, एक ज्वालामुखी है और उससे निर्मित एक स्थलाकृति है, मिश्रित शंकु का निर्माण होता है फ्यूजियामा ज्वालामुखी से। बाकी आगे बात करेंगे अनाच्छादन, प्रक्रम और अपक्षय और अपर्दन। अनाच्छादन में बात करेंगे, क्या, अनाच्छादन। अनाच्छादन दो तरह से होते हैं, एक होता है अपक्षय और दूसरा होता है अपर्दन। इन दोनों से जो भी क्रियाएं होती हैं उन्हीं को सम्मिलित अध्ययन को हम क्या कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं। याद रखें, डेनुडेशन, क्या, डेनुडेशन प्रोसेस, वेदरिंग्स एंड इरोजन। ये क्या है, वेदरिंग है और ये है इरोजन। तो इसे याद रखें। अपक्षय क्या है, इसके विषय में सबसे पहले देखते हैं। अपक्षय, अपक्षय, क्षय का अर्थ होता है किसी चीज का क्षरण हो जाए, टूट जाए। अपक्षय, अपने ही स्थान पर, क्या, अपने ही स्थान पर जब कोई भी शैलखंड या कोई भी टुकड़ा किसका, चट्टान का, अपने ही स्थान पर जब टूटकर क्षय हो जाए तो उसे हम अपक्षय कहते हैं। और अपक्षय दो तरह से होते हैं, बेसिकली दो होते हैं, ऐसे हम तीन प्रकार से इसे पढ़ते हैं। कौन कौन से, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय। देख लेते हैं कौन कौन से अपक्षय होते हैं। भौतिक अपक्षय, क्या, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और एक होता है मानव जनित अपक्षय जिसे हम जैविक अपक्षय कहते हैं। क्या, जैविक अपक्षय। तो ये तीन तरह के अपक्षय हम पढ़ते हैं। अपक्षय क्या है, यह कंफर्म हो गया होगा जब चट्टानें अपने ही स्थान पर भौतिक, रासायनिक या जैविक क्रियाओं द्वारा क्या हो, टूटने फूटने के कारण नष्ट हो जाएं, या ऋतु परिवर्तन से ऐसा भी हो सकता है। ऋतु परिवर्तन एक भौतिक कारण है अपक्षय का। तो इससे क्या होगा, चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी, कहाँ, अपने ही स्थान पर, तो उसे हम अपक्षय कहेंगे। फिर उसी अपक्षय से क्या होगा, स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। इसके बारे में कौन कौन सी स्थलाकृतियां होंगी आगे देखेंगे वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं अपर्दन। अपर्दन क्या है, अपर्दन में कई सारे कारक काम करते हैं, जैसे प्रवाही जल, भौम जल। कौन कौन से, मान लीजिए एक हो गया नदी, नदी को हम क्या कहते हैं, प्रवाही जल, प्रवाही जल। फिर भूमिगत जल, भूमिगत जल, समुद्री जल, पवन, नदी प्रवाही जल, भूमिगत जल, समुद्री जल, पवन, सागरीय तरंगे, क्या, सागरीय तरंगे। समुद्री जल में ही सागरीय तरंगों को भी ले लेते हैं, सागरीय तरंगे। फिर परहिमानी, इन सब के कारण क्या होगा, चट्टानें जब चट्टानें टूटकर फूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी और एक स्थलाकृति का जन्म देंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, जब चट्टानें अपने स्थान पे ना रह के टूट फूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएंगी
तो उस प्रक्रिया को हम अपर्दन कहेंगे। अपर्दन, अपर्दन शब्द ही है। जैसे मान लीजिए कोई चीज है परत दर परत, उस पर घर्षण हो तो वो क्या होगी, अपर्दित हो जाएगी, टूट जाएगी। ऐसे समझ लीजिए इस बात को। तो ये है अपर्दन के कारक और अपक्षय के कारक, इसे कहते हैं अनाच्छादन। बात करते हैं कुछ और चीजों पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है? गतिक संतुलन संकल्पना पूछा जाता है। गतिक संतुलन संतुलन याद रखें, गतिक संतुलन संकल्पना किसने दिया? स्टालर जेके है और आर.जे. पोरले द्वारा ये संकल्पना गतिक संतुलन संकल्पना दी गई, लेकिन स्टालर इसके मुख्य हैं। पेडिप्लेनेशन एल्सिकिन थी हमने चर्चा कर लिया था। पैनप्लेनेशन को याद करते हैं एक बार फिर से। पेडिप्लेनेशन, यस, पेडिप्लेनेशन किसका? एल्सिकिन का। फिर पेडिप्लेनेशन के बाद पैनप्लेन, क्या? पेनप्लेन, पेनप्लेनेशन किसका है? पेनप्लेनेशन किसका है? तो ये है क्रिकमे का। किसका? क्रिक का, क्रिकमे का है। फिर नेक्स्ट है सवाना अपर्दन, किसका है? सवाना अपर्दन, सवाना अपर्दन पुग एवं थॉमस का। किसका? पुग तथा थॉमस। नेक्स्ट पैनफैन संकल्पना किसकी है? पैनफैन संकल्पना किसकी है? तो पैनफैन संकल्पना एसी लासन की है। एसी लासन याद रखें, ये महत्वपूर्ण है, कभी भी हमेशा लगभग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसके बाद जो सवाना अपर्दन सिद्धांत है पुग एवं थॉमस का, थॉमस ने एच प्लेन सिद्धांत दिया था। कौन सा? एच प्लेन, ये भी याद रखें, एच प्लेन सिद्धांत थॉमस का है। फिर एक कोटेशन आता है डेविस का ढाल पतन सिद्धांत। ढाल देख लेते हैं। ढाल, ढाल पतन सिद्धांत, ढाल पतन सिद्धांत किसका है? तो यह है डेविस का। और ढाल के विषय में देख लेते हैं। इस संकल्पना को डेविस ने दिया था। कब दिया था? 1892 में। कब? 1892 में, याद रखें। पेन प्लेन संकल्पना, पैन प्लेन अभी हमने देखा, पेनी प्लेन डेविस की संकल्पना एक है पेनी, क्या? पेनी प्लेन, तो इसे भी याद रखें, यह भी पूछा जाता है। क्रमिक ढाल संकल्पना भी डेविस की है। किसकी? क्रमिक ढाल संकल्पना, पतन सिद्धांत और क्रमिक ढाल संकल्पना, यह भी डेविस की है। ढाल के तत्व देखते हैं, ढाल को समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ढाल क्या है? ढाल 4 तरह के होते हैं। इसकी आकृति जब हम बनाते हैं तो इस तरह से ढाल हमें देखने को मिलता है। कैसा? पहले तो इस तरह से ढाल मिलेगा, फिर ये ढाल कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सीधा हो जाएगा। उसके बाद इस ढाल में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा इस तरह से, फिर यह ढाल अवतल रूप में हो जाएगा। यानी ढाल के 3 फेज हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले शिखरी उत्तलता कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? शिखरी उत्तलता। शिखरी उत्तलता सब मिटल्स कम्युनिटी। इसके बाद मुख्य पृष्ठ फ्री फेस,
इसे कहते हैं मुख पृष्ठ या फ्री फेस। फिर तीसरे को क्या कहेंगे? सरल रेखीय ढाल, सरल रेखीय ढाल। नेक्स्ट कहेंगे अवतल ढाल, अवतल ढाल। इस तरह से ढाल के ये 4 फेज होते हैं और इन 4 फेजों को हमें जानना जरूरी होता है। बाकी ढाल की प्रतिस्थापना का सिद्धांत पूछा जाता है। ढाल की प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो ढाल की स्थापन सिद्धांत पेंक ने दिया था, याद रखें। किसने? पेंक ने दिया था। और अनाच्छादात्मक ढाल संकल्पना, क्या? नेक्स्ट एक और ढाल संकल्पना है, कौन? अनाच्छादात्मक ढाल संकल्पना। तो यह है वुड की, किसकी? वुड की। याद रखें, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत पेंक की, अनाच्छादन ढाल सिद्धांत वुड की। फिर एलसी किंग ने पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत, जो पेडिप्लेनेशन अभी हमने पढ़ा था, उन्होंने जो पेडिप्लेनेशन दिया था वो पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत के आधार पर आधारित था। किसकी? पहाड़ी ढाल सिद्धांत। कोई पूछे किसकी है? पहाड़ी ढाल सिद्धांत। तो पहाड़ी ढाल सिद्धांत संकल्पना है किसकी है? किंग की। किसकी? किंग की। स्टॉलर ने ढालों का सांख्यिकीय अध्ययन, पूछा जाता है ढालों का सांख्यिकीय अध्ययन किसने किया? किसने किया? स्टॉलर की संकल्पना किस पर आधारित है, यह पूछ लिया जाएगा। यह पूछा जाएगा किसने सांख्यिकीय आधार पर ढालों की गणना की या अध्ययन किया? तो यह किया स्टॉलर ने। किसने किया? स्टॉलर ने। सांख्यिकीय आधार पर अध्ययन किसका? ढालों का। ढालों का सांख्यिकीय आधार पर अध्ययन किसने किया? स्टॉलर ने। याद रखें, स्टॉलर ने किया था। ढाल की उत्पत्ति के आधार पर क्या है? ढाल की उत्पत्ति के जो आधार हैं वो 3 आधार हैं। कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। विवर्तनिक ढाल, कौन सी? एक विवर्तनिक ढाल होती है। उत्पत्ति के आधार पर, हम ढाल के क्या पढ़ रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पर हम ढालों को देख रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर ढाल 3 तरह के। पहला विवर्तनिक ढाल, क्या? विवर्तनिक ढाल। दूसरा अपर्दनात्मक ढाल, अपर्दनात्मक ढाल। तीसरा संरचनात्मक, क्या? संरचनात्मक ढाल। तो उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार के ढाल हमें पढ़ने को मिलते हैं। बाकी निर्माण के अवस्था के आधार पर, किसके? निर्माण के अवस्था के आधार पर हमें 2 प्रकार के ढाल पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। ये 2 प्रकार के ढाल हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के विषय में, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है देखते हैं। बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे डेविस का
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। किसका? डेविस का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद यह बात कंफर्म नहीं हो रही थी कि आखिर जो मूवमेंट हो रहा है, जो चट्टानें इधर उधर जा रही हैं, जो भूखंड हैं उनमें जो उनकी दूरियों में अंतर परिवर्तन हो रहा है, वो सब कैसे हो रहा है, ज्योग्राफिकल जो परिवर्तन हो रहा है उसमें क्या ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की स्थिति जो बनी रह रही है बार बार, ये क्यों बनी रह रही है, इसके विषय में हमें आज पूर्णतः नहीं लेकिन काफी हद तक ये बात ज्ञात हो चुका है कि एक प्रक्रम काम करता है, एक कार्य काम करता है। उसी के आधार पर हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के विषय में थोड़ा सा देखेंगे, जहां से हमारा एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? प्लेट विवर्तनिक या प्लेट क्या कहेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी के विषय में हम देखेंगे। क्या है प्लेट टेक्टोनिक? सबसे पहले प्लेट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? प्लेट शब्द का सबसे पहले जो नामकरण किया था, प्लेट शब्द जो दिया था, यह पूछा गया है एग्जाम में कई बार। तो यह शब्द प्लेट शब्द जो दिया वो टूजो विल्सन ने दिया। किसने? टूजो विल्सन। किसने दिया? टूजो विल्सन ने दिया। बाद में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पूछा जाता है, किसने दिया? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। शब्द पूछा जाए तो टूजो विल्सन, सिद्धांत पूछा जाए तो हैरी हेस। कौन? हैरी हेस। हैरी हेस दो भूगोलवेत्ता थे, इनके द्वारा क्या किया गया? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया गया। और कब दिया गया यह भी पूछा जाता है, तो 1962 में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इन्होंने दिया। यह सिद्धांत क्या है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके संशय कभी कभी बने रहते हैं। टूजो विल्सन और हैरी हेस के बाद जब हैरी हेस ने इसका अध्ययन किया तो 6 मुख्य प्लेटें और 20 गौड़ प्लेटों के विषय में चर्चा किया इन्होंने। प्लेटों का काम क्या है? वो प्लेटें कभी कभी कई तरह से, कुछ अपसारी प्लेटें, कुछ विनाशकारी प्लेटें और कुछ अभिसारी स्थिति होती है। जो भी मूवमेंट होता है प्लेट विवर्तनिक थ्योरी उसी संकल्पना पर आधारित है। और यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का ये समतल भाग को देखें तो इसके थोड़े से तल को देखें, अगर ये मान लीजिए एक भूखंड है, महाद्वीप है, और इधर भी महाद्वीप है, बीच में ये जल भाग है, यहाँ भी जल भाग है और ये भी स्थल भाग है। नीचे हम ऊपर तो हमें क्या मिलेगा? ऊपर का भाग हमें लिथोस्फेयर यानी ठोस मंडल के रूप में, क्या स्थल मंडल जो हमारा है लिथोस्फेयर, जिसे हम कहेंगे स्थल मंडल। क्या कहेंगे? स्थल मंडल। फिर इसी स्थल मंडल से जब हम नीचे दूसरे लेयर्स में जाते हैं, क्योंकि श्वेस महोदय ने पृथ्वी के 3 खंड में इसको बांटने का काम किया था। कौन कौन से? सबसे पहले सीमा सियाल नेफ के आधार पर इन्होंने 3 भाग में बांटा था। तो जो सियाल वाला भाग है, क्या हुआ? तो प्लेट विवर्तनी में क्या होता है कि हमने देखा कि जो ये भाग है, कभी कभी चूंकि हमारा जो लिथोस्फेयर है वो किस में? दुर्बल मंडल यानी एस्थेनोस्फेयर में, ये दुर्बल मंडल है हमारा, और इसमें क्या हो रहा है? तैर रहा है। इसी मैग्मा में जो हमारा लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल है, वो तैर रहा है। तो ये अलग अलग क्या हैं? प्लेटें हैं। इन अलग अलग प्लेटों को हमने देखा कि ये अलग अलग जो प्लेटें हैं, इसमें क्या होगा? नीचे जो दुर्बल मंडल है उसमें क्या चलती है? करंट चलती है। कैसी करंट? संवाहनी धारा चलती है। और उसी संवाहनी धारा के कारण ही क्या होता है? चट्टानों में जो ऊपर के स्थल भाग होते हैं उसमें मूवमेंट होता है, जिससे सभी, जैसे ज्वालामुखी
या भूकंप की क्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। बेसिक बातें हैं, संवहनिक क्रियाएं होती हैं, इसी बात की चर्चा प्लेट विवर्तनिक थ्योरी में की गई है। इसमें दो तरह से स्थितियां देखी जाती हैं। कहीं पर तो अपसारीय गति होती है। क्या होती है? कहीं पर अपसारीय गति होती है। अपसारी गति होती है और कहीं पर अभिसारी गति होती है। अभिसारी गति। तो अपसारी गति और अभिसारी गति को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपसारी क्या होती है? अपसारी गति में दो चट्टानें, मान लीजिए इधर से इस तरह से करंट, इधर से तो यहां से इस तरह से मूवमेंट होगा तो स्थल भाग ऊपर उठेगा, कुछ ऊपर निर्माण होगा। जो मुख्य भाग है, जो मुख्य भूखंड है, जो मेन प्लेट है, वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। किधर? ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। तो वहां अपसारी गति हमें देखने को मिलेगी। जबकि इसके विपरीत जहां पर चट्टानें इस दिशा में एक दूसरे का छेपण होने लगेगा और चट्टानें नीचे की तरफ धंसने का प्रयास करेंगी, उसे अभिसारी गति कहेंगे। ऐसी गतियां एक दूसरे के विपरीत होती रहती हैं। किसी दिशा में किसी स्थान पर अपसारी होती है तो उसी समय दूसरे स्थान पर अभिसारी गति देखने को मिलती है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के विषय में आज बस थोड़ा सा ही देखते हैं, बाकी डिटेल से इसकी अलग अलग वीडियोस आपको मिलेगी। पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत भी यहीं से जुड़े हुए हैं और माउंटेन जो बिल्डिंग्स है, जो पर्वत निर्माण के सिद्धांत से संबंधित है, सिद्धांत है, उनको देखते हैं। सबसे पहले पर्वत या पहाड़ी किसे कहेंगे? तो पर्वत वह भूखंड होता है, जान लीजिए। पर्वत किसे कहेंगे? पर्वत वह एक भूखंड है। क्या है? पर्वत ऐसा भूखंड है जो समुद्र तल से कितना 600 मीटर, समुद्र तल से 600 मीटर होता है तथा जिसका ढाल आसपास के मैदान से कितना होगा? 26 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच पाया जाएगा। 26 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में इसका ढाल पाया जाएगा। और ऊंचाई क्या होगी? दो कंडीशन पर्वत होने के होते हैं। एक तो ऊंचाई उसकी 600 मीटर होगी, कहां से? समुद्र तल से, सी लेवल से, और दूसरी 26 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक उसके ढाल देखे जाएंगे। यह होगी और यह बात किसने कही थी कि पर्वतों की यह जो परिभाषा दी, डिफिनेशन दी, यह बात फिंच महोदय ने कहा था। प्रोफेसर फिंच ने इस बात को कहा था। फिर आगे भूपृष्ठ के संकुचन पर आधारित कुछ सिद्धांत हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। कौन से हैं? भूपृष्ठ से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं उसमें शेष और आर्गन का सिद्धांत फेमस है। दूसरा कोबर का भू अभिनति सिद्धांत, याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोबर का भू अभिनति सिद्धांत। किसका? कोबर का भू अभिनति। कोबर का भू अभिनति सिद्धांत। और कोबर के भू अभिनति सिद्धांत जब दिया गया, यह सिद्धांत भूसन्नति पर आधारित है। किसका? भूसन्नति पर। और भूसन्नति क्या होती है इसके विषय में, यह सिद्धांत 1925 में दिया गया। कब दिया गया? 1925 में दिया गया। मध्य पेटी सिद्धांत पर आधारित है यह सिद्धांत। इसका समझ लेते हैं भूसन्नति को। इन्होंने सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया वो हिमालय की उत्पत्ति के विषय में। यह सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत, काफी कारगर साबित होता है। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंधित में ही भूसन्नति सिद्धांत को समझते हैं थोड़ा सा। जब पृथ्वी के सभी भूखंड एक रूप में थे, यानी जब भूखंड क्या था? पेंजिया के रूप में था और सागर पेंथालासा के रूप में था। भूखंड क्या था? पेंजिया के रूप में था और सागर क्या था? पेंथालासा के रूप में था। बाद में उसमें विखंडन होने के बाद जब दो भूखंड टूटे
एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड, और बीच में जो पेंथा लासा था वो क्या किस रूप में कन्वर्ट हो गया, टेथिस सागर के रूप में कन्वर्ट हो गया। किसके, टेथिस सागर के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो उसी समय हिमालय की उत्पत्ति के संबंधित वहीं से सिद्धांत, भूसन्नति के सिद्धांत तब से लेकर बाद में देखे गए। क्या है, जो नदियां उस समय बनी थी उन नदियों द्वारा जो अपर्दन करके ले जाके टेथिस सागर में, क्या जो मलबा, जो अवसाद था नदियों द्वारा बहाकर स्थल से जो जल में, समुद्र में, टेथिस सागर में ले जाकर डिपॉजिट किया जाता था, निक्षेपित किया जाता था, जमा कर दिया जाता था। बाद में जब एशिया और कौन, एशिया महाद्वीप और जो इंडियन महाद्वीप प्लेटें जो है, एशिया महाद्वीप प्लेट और इंडियन जो प्लेट है, दोनों का मूवमेंट हुआ और दोनों के दबाव के कारण ही हिमालय की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई, उसी भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति हुई। डिटेल से आगे इसके विषय में देखेंगे। फिर एक और संकल्पना भूपृष्ठ के संकुचन पर आधारित है जिसका नाम है जेफ्रीज का सिद्धांत है, तापीय संकुचन सिद्धांत। बहुत पूछा जाता है, याद रखें, तापीय संकुचन सिद्धांत। क्या, तापीय संकुचन सिद्धांत किसकी है, जेफ्रीज की। किसका, जेफ्रीज की है। इसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित कुछ सिद्धांत हैं जिससे पर्वतों का निर्माण माना जाता है, उसे देख लेते हैं। जोली का रेडियोधर्मी सिद्धांत। जोली महोदय ने 1925 में ही रेडियोधर्मी सिद्धांत, जो पृथ्वी के अंदर जो कहा दुर्बल मंडल में जो संवहनिक करंट है, उन्होंने उसे आयनिक करंट बताया। संवहनिक क्या, रेडियोधर्मी सिद्धांत उसी पर आधारित है कि वहां भी कुछ रेज हैं, कुछ संवहनिक करंट चलती है, तरंगे चलती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपरी भूपटल पर मूवमेंट दिखाई देता है और उसी मूवमेंट से क्या हो रहा, महाद्वीपों का एक इधर से उधर विस्थापन हो रहा है। जॉली ने यह सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत, रेडियोधर्मी सिद्धांत। 1925 में किसके द्वारा दिया गया, जोली के द्वारा दिया गया। और यह सिद्धांत इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। क्या, द सरफेस, जॉली की एक पुस्तक है द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इन्होंने दिया था। फिर इसके बाद महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया गया, किसके द्वारा, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। याद रखते चलें सारे सिद्धांत को, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। और महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिल्ली की है, किसकी, दिल्ली की है। यह सिद्धांत इन्होंने दिया कि महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसका है, पूछा जाएगा तो दिल्ली का है। इनकी एक पुस्तक है आवर मोबाइल अर्थ, याद रखें, आवर मोबाइल अर्थ। इनकी पुस्तक का नाम है दिल्ली का आवर मोबाइल अर्थ। इसके बाद संप्राय मैदान को देखेंगे, पेनी प्लेन के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। संप्राय मैदान, पेन प्लेन जिसे हम कहते हैं। संप्राय का हिंदी शब्द क्या होता है, लगभग, कैसा हो, जिसका अर्थ लगभग कैसा हो, प्लेन हो, समतल हो, संप्राय हो। अंग्रेजी में इसी को समतल मैदान कहते हैं। संप्राय मैदान की संकल्पना किसने दी, पेनी प्लेन की संकल्पना किसने दी थी, तो ये हमने आगे चर्चा किया। फिर एक बार सुन लीजिए, पेनी प्लेन की संकल्पना डेविस महोदय ने दी थी। और ये पेनी प्लेन की जो संकल्पना है, डेविस महोदय ने बताया कि कई प्रकार के ये प्लेन
जो कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के स्थल होते हैं। कौन सी? स्थानीय पेनिप्लेन, प्रादेशिक पेनिप्लेन। एक एक करके नोट करते चलें इनके प्रकार को। कौन से? नंबर 1 स्थानीय पेनिप्लेन, दूसरा प्रादेशिक, क्या? प्रादेशिक पेनिप्लेन, तीसरा उत्थित पेनिप्लेन, क्या? उत्थित पेनिप्लेन, चौथा पुनर्जीवित पेनिप्लेन, और पांचवा आंशिक पेनिप्लेन, क्या? आंशिक पेनिप्लेन। इस तरह से 5 प्रकार पेनिप्लेन के जो संप्राय मैदान हैं उसके विषय में डेविस ने चर्चा की है। संप्राय मैदान की संकल्पना किसने दी? पूछा जाता है तो डेविस ने दिया। और कौन कौन से हैं? तो ये 5 प्रकार के इन्होंने पेनिप्लेन के विषय में चर्चा की है। नवोन्मेष या बहुचक्रीय संकल्पना, नवोन्मेष या बहुचक्रीय स्थलाकृतियां क्या होती हैं, इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। नवोन्मेष क्या होता है, समझ लेते हैं। नवोन्मेष, मान लीजिए कोई स्थलाकृति या अपर्दन, कोई नदी बह रही यहां से और इस तरह से इसकी स्थिति है। बाद में धीरे धीरे अपर्दन करके उसी घाटी में जब एक नई घाटी का निर्माण हो जाए, जब इसी घाटी में एक नई घाटी का निर्माण हो जाए तो उससे एक नई आकृति बनेगी, उसी को नवोन्मेष कहते हैं। और यह कई प्रक्रम काम करते हैं, कई बार तो बहुचक्रीय हो जाता है। जैसे गतिक कारण होते हैं, समस्थैतिक कारण होते हैं, स्थैतिक कारण होते हैं और जलवायु कारण होते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित कुछ आकृतियां बनती हैं, बस उन्हें बेसिक समझ लें कौन कौन सी आकृतियां हैं। 2 प्रकार से आकृतियां बनती हैं, ज्वालामुखी से, और फिर इसी के बाद इसे समाप्त कर देंगे इस वीडियो को, फिर आगे चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी से 2 तरह की आकृतियां देखने को मिलती हैं। एक कहां? एक आंतरिक स्थलाकृति। कौन सी? आंतरिक स्थलाकृति। और दूसरी बाह्य। एक आंतरिक स्थलाकृति और दूसरी बाह्य स्थलाकृति देखने को हमें मिलती है। आंतरिक स्थलाकृतियों में बैथोलिक, क्या? आंतरिक स्थलाकृतियों में बैथोलिथ के बाद लैकोलिथ, लैथोलिथ के बाद फैकोलिथ, फैकोलिथ के बाद लेपोलिथ के बाद सील, और नेक्स्ट डाइक। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। बैथोलिक में क्या होता है, जब मान लीजिए कोई चट्टान है तो उस चट्टान के समय में क्या होगा, स्थिति कैसी बन जाएगी, एक चट्टान निकलकर लैकोलिथ और फैकोलिथ थोड़ा सा समझेंगे। फैकोलिथ और लेपोलिथ ये सब एक एक करके देखेंगे। बैथोलिक में स्थिति गुंबदाकार, एक विशाल आकार में स्थिति बन जाएगी, तो इस आकृति को बैथोलिथ। और लैकोलिथ में यही आकृति गुंबद जैसी हो जाएगी। कैसी? गुंबद जैसी हो जाएगी। तो गुंबदाकार आकृति एक छतरी नुमा में हमें दिखाई देगी, तो उसे हम लैकोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ के बाद फैकोलिथ में क्या होगा कि चट्टानें लहरदार रूप में जमा होंगी, यानी जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो अंदर ही, धरातल के अंदर ही चट्टानों में कहीं निक्षेपित हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और उससे इस तरह की आकृतियां बनेगी, लहरदार आकृतियों का निर्माण होगा।
तो उसे हम लैकोलिथ कहेंगे, सॉरी फैकोलिथ कहेंगे। फिर इसके बाद लेपोलिथ, लेपोलिथ में क्या होगा, तस्तरीनुमा आकृति बनेगी। कैसी, तस्तरीनुमा आकृति देखने को मिलेगी। कैसी, तस्तरीनुमा आकृति देखने को मिलेगी। लेपोलिथ में सिल में क्या होगा, जब ज्वालामुखी से निकले हुए लावे का जमाव सीधे किसी संक के रूप में हो जाएगा, सॉरी किसी स्तंभ के रूप में हो जाएगा, तो उसे हम सिल कहेंगे। सॉरी, जब इसी लावा से निकला जो लावा निकलेगा उसका जमाव एक सिल के आकार कैसे हो जाएगा, समतल रूप में, पड़े भाग में क्षैतिज रूप में उसका जमाव हो जाएगा, तो उसे हम सिल कहेंगे। ठीक इसी का अपोजिट, जब एक स्तंभ के रूप में इसका जमाव होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डाइक कहेंगे। तो इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण आंतरिक स्थलाकृतियां होती हैं और ये ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बाह्य स्थलाकृतियों में ज्वालामुखी शंकु, क्या देखते चलें, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु, फिर ज्वालामुखी गुंबद, नोट करते चलें, ज्वालामुखी गुंबद, फिर लावा पठार का निर्माण होगा। किसका, लावा पठार, लावा से निर्मित पठार, जैसे हम पढ़ते हैं भारत में भी है लावा से निर्मित पठार। और क्रेटर का निर्माण भी होता है ज्वालामुखी से। काल्डेरा, काल्डेरा का निर्माण होगा। गीजर समझेंगे एक एक करके अभी बस। फिर सोल्फतारा, सोल्फतारा। तो इस तरह की आकृतियों का निर्माण होगा। ये सभी आकृतियां बाह्य स्थलाकृतियां होंगी। शंख को देखेंगे, मान लीजिए ये भाग नीचे यहाँ पर लावा, यहाँ से मैग्मा यहाँ से निकलकर ऊपर धरातल की तरफ आता है। तो धरातल पर जब आकृतियां शंक्वाकार इस रूप में लावा चारों तरफ जमा हो जाता है तो उसे शंक्वाकार स्थिति कहते हैं। कैसे, शंकु के आकार की स्थिति कहते हैं। और जब इसी स्थिति में विस्तार हो जाता है तो उसी स्थिति को हम गुंबदाकार स्थिति कहते हैं। गोल आकृति बिल्कुल बन जाती है गुंबद जैसी, इसकी आकृति वृद्धि होती है। शंख की आकृति छोटी होती है ऐसी नोकीली, जबकि गुंबदाकार आकृति गोल में होती है बड़ी। इसके बाद नेक्स्ट लावा पठार का निर्माण होगा। लावा पठार से जहां तक लावा फैलेगा उससे लावा पठार का निर्माण हो जाएगा। फिर क्रेटर क्या होगा, इसके मुख को जो मुख का भाग है जब इसमें जल भर जाएगा तो इसी को क्रेटर कहेंगे। और क्रेटर्स के बाद निर्माण होगा काल्डेरा। काल्डेरा, इसके चारों तरफ के भाग को हम काल्डेरा कहेंगे। फिर अगर इसी ज्वालामुखी में नीचे से जल निकलना शुरू हो जाए कुछ दिनों बाद तो उसे हम गीजर कहते हैं, गीजर। और मान लीजिए ये ज्वालामुखी विस्फोट जब हुआ तो उसी के समय विस्फोट अलग अलग स्थानों से कई जगह हुआ तो उस समय उस स्थिति को हम कहेंगे सोल्फतारा। क्या कहेंगे, सोल्फतारा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।